नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 17 जुलाई 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 की जो प्रश्न है वो साइंस का टर्म है और उसमें मानव हृदय को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर दीजिए। पेस मेकर का कार्य है। 10 प्रश्न हम करंट के भी देखेंगे। पेस मेकर का क्या कार्य है? गुस्से पर नियंत्रण रखना, भूख प्यास पर नियंत्रण रखना, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाने का कारण ये है कि ये सामान्य सी एक युक्ति है और बहुत सारे लोग इसको यूज भी करते हैं। दिल की धड़कन प्रारंभ करना इसका कार्य होता है, यानी कि जिसकी दिल की धड़कनों में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ये प्यार वाली दिल की धड़कन में प्रॉब्लम आएगी तब काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। नॉर्मली जो आती है उसमें काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न। तो अगर इधर उधर आपका कहीं दिल आपने दे दिया है और काम नहीं कर रहा है, जग रहे हैं पगलू की तरह रात रात भर, व्हाट्सएप देख रहे हैं कि कब वो ऑनलाइन आए, तो पेसमेकर लगवाने का कोई फायदा नहीं। अगला जो प्रश्न है, मानव हृदय का दाहिना भाग किस प्रकार का रक्त प्राप्त करता है? किस प्रकार का रक्त प्राप्त करता है? शुद्ध, अशुद्ध, दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो जो दाहिना भाग होता है, मानव हृदय दो भागों में बटा होता है, दायां और बायां। तो इससे दाहिने भाग से, वैसे राइट मतलब राइट होता है, लेकिन यहाँ दाहिने भाग से याद रखिएगा ये अशुद्ध रक्त है ना। राइट रॉन्ग हो गया यहाँ, हमेशा याद रहेगा आपको, राइट रॉन्ग हो गया। ठीक है, और ये इम्प्योर, इसमें ब्लड जो है वो बहता रहता है। दो भागों में ये बटा होता है। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, वैसे दाएं बाएं दो भागों में वो बटा होता है, प्रत्येक भाग में दो दो चैम्बर उसमें बने होते हैं, पोस्ट जिसे बोलते हैं। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है जो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? थायरॉक्सिन, गैस्ट्रिन, ग्लाइकोजन, डोपामाइन, कौन सा है? तो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौन सा हार्मोन है? थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन जो है ये हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। और ये जो है थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथ द्वारा रक्तधारा में स्रावित किया जाने वाला प्रमुख हार्मोन है। और ये हार्मोन पाचन, हृदय और मांसपेशी के कार्य, मस्तिष्क के विकास और अस्थियों के संपोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको बताने का मतलब ये है कि अगर और भी पूछा जाए तो केवल यही कार्य नहीं है, ये भी है। हृदय की गति, हृदय की संकुचनशीलता, हृदय निर्माता में वृद्धि करता है, मतलब ये सारी चीजें जो है इससे डिसाइड होती है। हृदय निर्माण होगा, हृदय निर्माता नहीं होगा, निर्माण में वृद्धि करता है। अगला जो प्रश्न है, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट या वाल्व, इसको वाल्व आप लिखिएगा, वल्व नहीं वाल्व, लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? दिन भर की बात हो रही है। हृदय के कपाट, आप सोचिए कि जो कपाट है बार बार खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, तो कितनी बार होता है दिन भर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक के आगे कितने जीरो लगाएंगे? 5 जीरो लगाइए। 1,00,000 बार, 1,00,000 बार खुलता बंद होता है। जैसे आप स्विच ऑन ऑफ करते हैं, ऑन हुआ ऑफ हुआ ऑन ऑफ हुआ, ऐसे ये प्रतिदिन लगभग 1,00,000 बार खुलता और बंद होता है। आप सोचिए कितना बढ़िया बना के भेजा जाता है, घिस जाता अगर लोहे का बना होता या और किसी चीज का। लेकिन ये मशीनरी बहुत गजब की है हमारी, जिसने भी बनाया है, भगवान ने, अल्लाह मियां ने, जिसने भी बनाया है बहुत बढ़िया बनाई है। ईसीजी हृदय की गतिविधि को दर्शाता है और मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड लगता है। ईसीजी हृदय की गतिविधि को दर्शाता है, क्या ये बात सही है? मतलब ही इसका यही होता है, ईसीजी क्यों कराया जाता है? उससे जो हृदय की गतिविधि है वो पता चल जाती है। और हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड लगता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। 60 सेकेंड होते हैं, 72 बार धड़कता है, तो 60 को 72 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको 0.8333 ये मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। तो ये CN बर्नार्ड थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन थे? CN बर्नार्ड। CN बर्नार्ड ने ये सबसे पहले प्रत्यारोपण किया था हृदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? ऑपरेशन कोई दूसरा कर रहा है, लेकिन कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया? ये अलग बात है, अलग प्रश्न है।
तो ये किया था, आप उत्तर दीजिए। एक थे माइकल दी वैकी, तो कृत्रिम हृदय का सबसे शुरुआती जो प्रयोग था इन्होंने ही किया था, माइकल दी वैकी ने। अगला जो प्रश्न है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? हृदय और उसकी बीमारियों से के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो हृदय का जो अध्ययन करता है वो कार्डियोलॉजी होता है। डॉक्टर जो इससे रिलेटेड होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, है ना। कार्डियो, तो कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट, ये सब शब्द अंतर ध्यान रखिएगा, जहां पर जो पूछा जाएगा वही उत्तर मारिएगा। तो कार्डियो आपने देखा, हृदय देखा, बस टिक कर दिया। कई बार हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। ऐसी दशा जब हृदय की संकुचन संख्या तथा तीव्रता दोनों में कमी आ जाती है, धमनियां फैल जाती हैं तथा रक्त की कमी हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? धमनियां फैल गई, रक्त की कमी हो गई और संकुचन संख्या और तीव्रता दोनों में कमी हो गई, इसी को हम क्या कहते हैं? लो ब्लड प्रेशर, अल्प रक्तचाप हिंदी में कहते हैं। लो ब्लड प्रेशर की सिचुएशन यही होती है। आप ऐसे बोल दिए कि बीपी लो है, तो बीपी लो में ये सब इतनी प्रक्रियाएं होती है, मतलब ये सारे सिम्टम्स हैं, ऐसा हो जाता है ना। दो तरीके से रक्तचाप होते हैं, एक हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, और एक अल्प रक्तचाप होता है उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं, जिसको लो वाला बोलते हैं। हृदय की संकुचन संख्या यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, घटेगी। वहां पे तीव्रता और संकुचन संख्या दोनों में बढ़ोतरी है, उच्च में, और यहाँ पे जो अल्प है उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो सिस्टोलिक रक्तदाब होगा 150 या उससे अधिक हो जाएगा, और जो डायस्टोलिक होगा वो 95 या उससे अधिक हो जाएगा, जो हाई होगा। लो वाले में ये डाउन चला जाता है, 120 और 80 नॉर्मल होता है, उससे नीचे चला जाता है। जनरल में नॉलेज है, सामान्य सी बात है, आपका तैयार भी होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, एक वयस्क व्यक्ति में प्रकुंचन दाब सामान्यतः 110 से 130 मिलीमीटर पारे के बीच रहता है। प्रकुंचन दाब, है ना। सिस्टोलिक जो प्रेशर है उसी को प्रकुंचन दाब कहते हैं, सही है। और ये तो खैर प्रश्न में ही दिया है। अनुशीतलन दाब कितना रहता है? तो जो 80 120 की आदर्श अवस्था है, तो 110 से 130 जो 120 वाली बात है, और जो 80 की बात है वो 70 से 80, 80 से 90 नहीं, डाउन वाला डाउन पे चले आइए नीचे, तो 120 से वो ऊपर 130 चला जाएगा, 110 से 130, और यहाँ 70 से 80 के बीच में ये होता है। तो ये इसकी रेंज थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पे केवल 70 से 80 की बात हो रही है, तो ये ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। दो तरीके का ये, एक डायस्टोल होता है और एक सिस्टोल होता है। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो पढ़ा आपने, तो जो सिस्टोलिक है, यानी कि जब रक्तदाब अधिक होता है तब वो 110 से 130 के बीच सामान्य होना चाहिए, उससे ऊपर जाता है ना। प्रकुंचन दाब जो सामान्यता है वो 110 से 130, और जो अनुशीतलन है डायस्टोलिक ये 70 से 80। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। धमनी से स्रावित रक्त ऑक्सीजनकृत होने के कारण बैगनी रंग का होता है। बैगनी रंग का, क्या ये सही है? बैगनी रंग का होगा। और दूसरा है, बहुत बार लोग कहते हैं ना कि ये अंदर जो बह रहा है रक्त वो हरा कलर का है, तो आप सोच के बताइए। सिरा से स्रावित रक्त विकार युक्त होने के कारण लाल रंग का होता है। ये जो दोनों बातें दी हुई हैं, तो धमनी से जो स्रावित रक्त है वो ऑक्सीकृत होने के कारण धमनी से जो होगा ये लाल रंग का होगा, और जो दूसरा है सिरा से स्रावित जो रक्त है ये लाल नहीं, ये बैगनी रंग का होगा। बातें सही है पर उल्टी लिखी हुई है, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो जो ऑरेटा होती है, महाधमनी जो होती है, तो ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, जिसका एक सिरा बायां क्षेपक कोष्ठ और दूसरा सिरा धमनियों और कोशिकाओं के रूप में संपूर्ण शरीर में फैला होता है, और यह पूरे शरीर में ऑक्सीकृत रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। जो धमनी है, धमनी से स्रावित रक्त ऑक्सीकृत होने के कारण ये लाल रंग का होगा, और सिरा से स्रावित रक्त विकार युक्त वाला होगा, जो गंदा होगा तो वो बैंगनी कलर का हो जाएगा, जिसमें गंदगी आ जाएगी, जैसे पानी जिसमें गंदगी आएगी उसका कलर दूसरे कलर का हो जाएगा, है ना। ऐसा हृदय की धड़कन एक स्वचालित क्रिया है जो सिरा अलिंद नोड से प्रारंभ होती है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है, हृदय एक पंप की भांति कार्य करता है और ये विशेष प्रकार के पेशी ऊतकों का बना होता है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आप बताइए सही है या गलत है, और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों के बारे में ये सिंपल सी बात है, आप पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है, हृदय की एक धड़कन में हृदय कितना रुधिर पंप करता है? एक धड़कन जब होती है, ये भी धड़कन ध्यान रखिएगा,
आपकी महबूबा, आपके महबूब के नाम वाली धड़कन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये नॉर्मल सब क्रियाओं की बात हो रही है। दिल जैसा कुछ हृदय नहीं होता है, ये तो एक मशीनरी है। यहाँ तो धक 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 तो कुछ ऐसा करने लगता है जब याद आती है। वो सब भावनाएं हैं, कुछ ऐसा साइंटिफिक कुछ नहीं मिला है। तो 70 ml 70 ml जो है, ये हृदय रुधिर पंप कर देता है एक बार, एक धड़कन में 70 ml, है ना। एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है, हृदय की धड़कन सामान्यतः 1 मिनट में 72 बार उसकी होती है। जो बहुत मेहनत करेगा तो कभी कभी 180 बार होती है। जब भ्रूण होता है तो उसमें 150 बार होती है। एक धड़कन में 70 ml रुधिर पंप होता है। यही सब कुछ गड़बड़ हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य में हृदय की धड़कन सामान्यतः जो सामान्य अवस्था होती है उसमें 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। सही बात है। कड़ी मेहनत की स्थिति में सामान्य अवस्था से कम बार धड़कता है। अब इसका उत्तर तो मैंने पहले ही व्याख्या कर दी, है ना। हर एक जगह से प्रश्न बनाने की कोशिश होती है, और अगर ऐसे प्रश्न आप बहुत सारे प्रैक्टिस करना चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट के, तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं आरओ और यूपीपीसीएस की। सफलता वाले लोगों को टेस्ट मिलना अब शुरू हो जाएंगे जल्द ही। उनकी पढ़ाई मतलब भर की हो गई है। मेडुअल भी कंप्लीट होने वाला है, उधर पॉलिटी आधा लगभग हो गया है, 1/3 तो हो ही गया है। ज्योग्राफी का भी आधा हिस्सा, विश्व भूगोल का हो गया है, और भारत का भूगोल भी अब शुरू होने वाला है उनका। तो उन लोगों का टेस्ट भी शुरू हो जाएगा, और उसमें जो लोग हैं वो, उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे अच्छे मैसेज किए। 2020 की मार्कशीट आई है। खुशी की बात है कि अपने इंस्टीट्यूट से जो 3-4 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें इंटरव्यू में उनका जो 4 लोग थे जिन्होंने मॉक किया था, उसमें इंटरव्यू में सबका अच्छा मार्क्स है, अच्छा मार्क्स है, बढ़िया मार्क्स है, और काफ़ी अच्छा मार्क्स है। 70 मार्क्स उन्होंने प्राप्त किए हैं। फाइनली सेलेक्ट भी हुए थे। कई लोग ऐसे हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पाए। ऐसी संख्या तो 10-12 की है जिन्होंने मॉक वगैरह यहाँ किया था, और फोन पे बात की थी। ये भी लॉकडाउन भी चल रहा था, तो ऐसी चीजें हैं। आप लोग भी जल्दी से इंटरव्यू दीजिए। आप लोगों का इंटरव्यू तैयार कराऊं मैं, मुझे अच्छा लगेगा। तो ये जो है दूसरा, ये गलत है। कम बार धड़कता नहीं, अधिक बार धड़केगा जब आप दौड़ेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, कुछ भी काम ऐसा करेंगे। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, हृदय की धड़कन कहते हैं हृदय के शिथिलन को, हृदय के संकुचन एवं शिथिलन को, हृदय के संकुचन को, और इनमें से कोई नहीं। तो धड़कन तो तभी पूरी होगी जब दोनों तरफ से चीजें होंगी। उधर भी पार्टी जब याद करें ऐसा, जब संकुचन और शीतलन दोनों होगा, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है। तो बाकी वही बात है, 72 बार ये धड़केगा। अब 72 बार में 72 बार नाम भी लेगा। अगला जो प्रश्न है, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को जाना जाता है। तो हृदय की मांसपेशियों को जो रक्त पहुंचाती है वो वाहिनी होती है कोरोनरी धमनी। क्या होती है? कोरोनरी, सिरा नहीं, कोरोनरी धमनी। सिरा और धमनी में अंतर है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला कोरोनरी धमनी। आर्टरी की बात हो रही है ना। और ये जो कोरोनरी धमनी है और सिरा है, दोनों में अंतर क्या है, चलिए समझ लेते हैं। हृदय सिराओं द्वारा रक्त को ग्रहण करता है और धमनियों द्वारा रुधिर को यानी रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है ना। रिसीव करता है ब्लड किससे? वेन से। और भेजता किससे है? किसके द्वारा? आर्टरीज के द्वारा भेजता है। तो हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली जो वाहिनी होती है वो क्या हो गई? धमनी हो गई। तो ये कोरोनरी धमनी है, और इसमें किसी प्रकार की रुकावट होने पर यहीं से हार्ट अटैक होता है। और हार्ट अटैक जो होता है वो हृदयाघात हिंदी में कहते हैं, इसी में होता है। और हृदय के संकुचन एवं शिथिलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं। ठीक है। बाकी 72 बार और वो सब आप तो जानते ही हैं बचपन से। प्रेमी लोगों का ज्यादा बार धड़कता है। जैसे प्रेमिका बिना बताए बाहर चली गई, अब बाहर गई तो और उन्होंने फोन किया, नहीं उठा, अब क्या होगा? बहुत तेजी से धड़कने लगेगा, और फिर तभी शांत होगा जब उधर से फिर फोन आ जाएगा। फोन आ गया, बात हो गई, थोड़ा सा चिल्ला उल्ला लिया, फिर शांत हो जाएगा। अलिंद से निलय में रुधिर छिद्र द्वारा पहुंचता है जिस पर वाल्व होते हैं। वाल्व का कार्य क्या होता है? वाल्व लगा होता है, तो वाल्व कहीं भी होगा तो वाल्व का काम रोकना होता है। तो ये क्या करता है? रुधिर को विपरीत दिशा में प्रवाहित होने से रोक देता है। रुधिर को विपरीत दिशा में प्रवाहित होने से रोकने का कार्य करता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 4 प्रकोष्ठों में बटा होता है हृदय। ऊपर वाले दो जो कोष्ठ हैं अलिंद, और नीचे वाले जो 2 कोष्ठ हैं वो निलय कहलाते हैं। और फिर दायां अलिंद महाशिरा से रुधिर प्राप्त करता है,
और बायां अलिंद फुफ्फुसीय सिरा से ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्राप्त करता है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। कल आप लोगों का टेस्ट है, तो टेस्ट अच्छे से दीजिएगा और सही से उसको सबमिट कीजिएगा। जब आप लोग 2-3 लोग ऐसे होते हैं हर बार टेस्ट में और वो कहते हैं टेस्ट सबमिट नहीं हुआ मेरा, मैंने 75 किया था, 0 मिला है। अब मैं क्या बताऊं उसमें। एक बार टेस्ट देने के बाद में फिर से उसको मत छेड़ा करिए। जिनकी आईडी 2-2 डिवाइस में लॉगिन है, गड़बड़ होगा। एक डिवाइस में उसको लॉगिन करिए। 2-2 लोग जो यूज कर रहे हैं टेस्ट, एक लोग सब्सक्रिप्शन लेके 2-2 कर रहे हैं, वो लोग पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। ये सारी चीजें ध्यान रखिए, है ना। इतनी छोटे छोटे तो सब्सक्रिप्शन है, उसको मैं एक भी करवा सकता हूँ, करवा देता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए उसको 2 रखता हूँ कि आप उसको कर लीजिए। लेकिन जब आप ज्यादा में करते हैं तो रिजल्ट वगैरह सब आपका गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो अलिंद से निलय में रुधिर छिद्र द्वारा पहुंचता है, इसी पे वाल्व लगे होते हैं और वाल्व रुधिर को विपरीत दिशा में प्रवाहित होने से रोकते हैं। जैसे नल का पानी ऊपर आ जाए और फिर वाल्व बंद हो जाएगा तो नल में ऊपर ही रुका रहेगा, भरा रहता है ना। हैंड पंप देखा है ना आपने, वो वाला। वाल्व न लगा हो तो बार बार पानी नीचे चला जाएगा, चढ़ाना पड़ेगा आपको। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों में बटा है और ऊपर वाले 2 कोष्ठ निलय और नीचे वाले 2 कोष्ठ अलिंद कहलाते हैं। आप बताइए, 4 कोष्ठ में बटा है तो ये तो सही है। ऊपर वाले 2 कोष्ठ निलय और नीचे वाले 2 कोष्ठ अलिंद कहलाते हैं, ये गलत है। ये उल्टा लिखा हुआ है। जो 2 ऊपर वाले कोष्ठ हैं उनको अलिंद कहते हैं। आ ऊपर आता है, छोटा आ, और निलय ना बाद में आता है, तो नीचे वाले। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाए, ठीक है। बाकी इसका डिटेल वही है। हृदय वक्ष के बाईं ओर स्थित त्रिकोणीय पेशीय रचना से युक्त एक दोहरी भित्ति वाली झिल्ली नुमा थैली में बंद होता है, जिसे क्या कहते हैं। अब आप कहेंगे उसको बिल्कुल प्यार की पोटली कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। खैर प्यार से ही देखो बना है पेरिकार्डियम, याद कर लीजिए, पेरिकार्डियम, प्यार की झिल्ली, ठीक है। तो उसी में बंद रहता है पेरिकार्डियम। और जो हृदय आपका है, जो बड़ा बड़ा हृदय आप दूसरों को दे देते हैं, पूरे जीने मरने की कसमें खाते हैं, वो 300 ग्राम का होता है। मतलब हृदय दे दिए, ले जाओ भाई हृदय, मेरा दिल तुम्हारे पास है ना। तो ये सब जो दिल पास है, दे मत दीजिएगा कहीं निकाल के। कंपटीशन वम्पटीशन नहीं दे पाएंगे। कंपटीशन पे जिसको देंगे वो तो दे लेगा, क्योंकि उसका तो सही रहेगा। कलेजा वाली कहानी सुना है, वो वाली जो मगरमच्छ बंदर वाली। अगला प्रश्न, शरीर का वह अंग जो कभी विश्राम नहीं करता। ये पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये वही हृदय है, कभी विश्राम नहीं करता, कभी विश्राम नहीं करता, तो इसको हृदय ही कहते हैं। अब एक बार इसमें प्रश्न ये भी पूछा गया कि विश्राम कब करता है। अगर कभी विश्राम नहीं करता ये पूछा जाए तब तो हृदय हो जाएगा, और अगर ये पूछ लिया जाएगा कि हृदय कब विश्राम करता है, तो इसका भी उत्तर एक है, 2 धड़कनों के बीच में थोड़ा सा समय मिलता है, उसी में विश्राम कर लेता है। ऐसा पूछा गया, वहां पर यही पूछा गया था यूपीपीसीएस में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है वैसा उत्तर देंगे। इंटरव्यू में भी आप ऐसे करेंगे। हाल ही में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के नाम को बदलकर क्या कर दिया गया है। करंट अफेयर शुरू हो गया है, तो इसका नाम रख दिया गया है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, क्योंकि ये कॉमन बनाया गया है दोनों का। तो इसका नाम पूरा याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, ये ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। तो अभी तक ये सब नए राज्य गठित हुए हैं, तो धीरे धीरे सब काम चल रहा है। पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत इनको बनाया गया था। धारा 300 जो अनुच्छेद 370 था वो हटाई गई थी। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्या है इसका प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। तो स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको, शिक्षकों को, स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको प्रशिक्षित करना, ट्रेन करना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री अभी धर्मेंद्र प्रधान है और आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, संयुक्त रूप से उन्होंने इसको स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्री वो नहीं रह गए, ये भी सब ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है प्रश्न। मोदी से हैं तो कुछ भी मुमकिन है, बस गद्दी बनी रहे, सीट निकलनी चाहिए, बाकी कुछ भी करना पड़े। कहाँ से मंत्री लाना है ये सब आ जाएंगे। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम हाल के दिनों में किस देश में चर्चा में है। चाइल्ड टैक्स जो क्रेडिट प्रोग्राम है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति जब से जो बाइडेन हुए हैं तब से बहुत सारी चीजें बदल रही हैं वहां पे। तो उन्होंने ये जो प्रोग्राम है इसका विस्तार करने का अभी ठाना है, आह्वान किया है, ठीक है। और इस कार्यक्रम में अमेरिका में जो बाल गरीबी है, चाइल्ड पॉवर्टी, उसको कम करने की बात की जा रही है कि वो जो प्रोग्राम है ये इससे जो चाइल्ड
पॉवर्टी है वो कम की जाएगी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, चाइल्ड पॉवर्टी से ये रिलेटेड है। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट की बात होती है, कई देशों में आश्रित बच्चों वाले माता पिता को प्रदान किया जाने वाला ये टैक्स क्रेडिट होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रसाद परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। प्रसाद, प्रसाद का फुल फॉर्म क्या है, पता है आपको? नहीं पता है? प्रसाद जो परियोजना है ये पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, इसका फुल फॉर्म है। प्रसाद योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरी तरीके से वित्त पोषित राज्य की मतलब योजना है, वित्त पोषित इसे और राज्य योजना है। पहला तो यहाँ पर सही है, लेकिन दूसरा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये केवल स्टेट की नहीं है, ठीक है, स्टेट की ही ये परियोजना नहीं है। और ये जो परियोजना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से, केंद्रीय योजना है ये, और भारत सरकार पूरी तरीके से इसका वित्त पोषण करेगी, स्टेट की नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस जो परियोजना है ये 80 घाट में से मतलब पर्यटक सुविधा केंद्र, 80 घाट से राजघाट तक क्रूज बोट का संचालन, ये सब इसमें भी किया गया वहाँ पे, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो हमारे पीएम की है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की थीम क्या है? 10-15 स्टार जो लगाना हो लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महामारी अभी चल ही रही थी, तो महामारी के उपरांत युवा कौशल को की पुनर्कल्पना। अब युवा कहाँ कौशल पा रहा है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब कल्पना है, खैर ये भी बात है, केवल कल्पना तो करनी है। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कहां पर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष, ये नाम है इसका, का लोकार्पण किया गया, इनॉग्रेट किया गया, कहां पर किया गया है ना? तो ये इनॉग्रेशन जो किया गया है वो किया गया है वाराणसी में। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन होना चाहिए, कॉर्पोरेशन की कॉर्पोरेशन, कोऑपरेशन होगा, ये कोऑपरेशन की बात हो रही, कॉर्पोरेशन नहीं, कोऑपरेशन, ये कोऑपरेशन पढ़िएगा इसको, सही है। तो कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर, ये रुद्राक्ष की जो है वो इसका लोकार्पण कहाँ किया गया ये पूछा जा रहा है, तो ये वाराणसी। आज वाराणसी से 2 प्रश्न हो गए, वाराणसी से 2 प्रश्न, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जापान की सहायता से इसको निर्मित किया गया, उद्देश्य है लोगों को पारस्परिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रियाओं को अवसर प्रदान करना, है ना? मतलब ये अपॉर्चुनिटी देगा इंटरैक्ट करने के लिए लोगों को, जो सोशली और कल्चरली इंटरैक्ट हो पाए, कल्चर और सोशल का इसमें ध्यान रखा जाए। भारत का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है, ग्रेन एटीएम। तो जो ग्रेन एटीएम है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये बैंक एटीएम की तरह ही एक स्वचालित मशीन होती है ग्रेन एटीएम, जिसमें अनाज की माप में त्रुटि नगरण होती है। तो ग्रेन की बात यहाँ पे हो रही है, ग्रेन, ग्रेन माने अनाज, तो अनाज का एटीएम है, और इसको अभी किया गया है गुरुग्राम का एक फर्रुख नगर स्थान है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये अनाज से रिलेटेड है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये मशीन संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत स्थापित की जाएगी। 3 प्रकार के अनाज, चावल, बाजरा और गेहूं का वितरण ये करेगी, और इससे जो सरकारी डिपो है उसमें खाद्यान्न की कमी की जो शिकायतें रहती है उनका निराकरण होगा, जो चोरी चंडाली होती है वो भी दूर होगी। बोलबम यात्रा आमतौर पर हिंदू धर्म के भक्तों द्वारा भारत के किस राज्य में आयोजित की जाती है? सावन महीना आएगा, हर जगह बोलबम आपको दिखेंगे। स्पेशली अगर राज्य आपसे कभी पूछ लिया जाए तो ये स्पेशली उड़ीसा की ये बोलबम यात्रा होती है। और अभी ये चर्चा में इसलिए रही है कि लगातार दूसरे साल कोविड-19 के प्रकोप के कारण जो ये भक्त हैं इनको इनकी धार्मिक गतिविधियों, सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, व्यापक तौर पर इसको नहीं किया जा रहा है। और इसके पहले मतलब वहाँ पे कांवड़ यात्रा जैसे उत्तराखंड में होती है, नाम सबका अलग अलग है, हमारे यहाँ सब नाम उसका बोल देते हैं, लेकिन स्पेशली ये बोलबम जो नाम है ये उड़ीसा से ही आया है। कांवड़ यात्रा जैसे उत्तराखंड में इसको कांवड़ यात्रा बोलते हैं। तो प्रश्न अगर पूछ लिया जाए यूपी उसमें होगा या नहीं होगा, तो आप उड़ीसा टिक करेंगे। तो इस पे प्रतिबंध कोविड के कारण लगाया गया, इस कारण से ये चर्चा में है लगातार दूसरे साल। हाल ही में खबरों में रहा 1999 का सेनारी नरसंहार किस राज्य में हुआ था? प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है? अभी सेनारी नरसंहार में सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा जो आरोपियों को बरी किया गया था उसके खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली है, मतलब उस पर अपील पर सुनवाई के लिए सहमत जता दी है। 1999 में ये सेनारी जो है ये बिहार में एक स्थान है
जहानाबाद जिले में, वहां पर माओवादियों ने क्या किया था, 34 लोगों को कम्युनिटी सेंटर में ऐसे बंद करके मार दिया था। बहुत बड़ी घटना थी। अब वहां पे वो माओवादी संगठन नहीं है, वो कम्युनिटी सेंटर भी नहीं है। तो सेनारी गांव में ये माओवादी कम्युनिटी सेंटर उस समय था। मतलब माओवादी भले हो सकते हैं, कम्युनिटी सेंटर खत्म कर दिया गया। अभी तो कहीं ना कहीं प्रकोप है ही है माओवादियों का, कमजोर तो जरूर पड़ते हैं, लेकिन बीच बीच में घटनाएं भी ये लोग कर देते हैं। तो इसको स्वीकार किया, इस कारण चर्चा में आई है जहानाबाद बिहार का। और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस समूह ने मुंबई हवाई अड्डे का अधिग्रहण किया है? कुछ दिन बाद आप सुनेंगे कि हाल ही में किस समूह ने उत्तर प्रदेश सरकार को संभालने का फैसला किया है। हाल ही में किस समूह ने मध्य प्रदेश को गोद लिया है। तो उसमें ऐसे ही नाम आते रहेंगे, अदानी, गोदरेज, रिलायंस, टाटा उतना नहीं इसमें हो रहे हैं, लेकिन ये दो से तो बड़ी मतलब उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में ये पूरे भारत को ही गोद ले लेंगे। तो इसमें एक अदानी रहते हैं, एक रिलायंस। अदानी महोदय कुछ ज्यादा तपे हुए हैं, तो ये अदानी समूह जो है, अदानी ग्रुप, क्या कारण है पता नहीं, कुछ होगा, है ना, फंडिंग वंडिंग का कुछ कारण होगा, जैसा भी है। तो इस अधिग्रहण के साथ अदानी समूह भारत में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के मामले में अग्रणी कंपनी बन गई है। और 2024 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने जा रहा है। तो अब ये लोग कह रहे हैं, लाओ फिर जब बड़ा बन रहा है तो हम ही चला लेते हैं। जब वहां से मजदूर फंस जाएंगे, लाने की बात होगी, जब कोविड का प्रकोप आएगा, तो ये सारे जो समूह होते हैं ना, ये दुबक के नाली में अंदर घुस जाते हैं, है ना, नाली में भी छुपना पड़े तो छुप जाएंगे, तब एयर इंडिया काम आती है। लेकिन एयर इंडिया घाटे में चल रही, उसकी कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं, सब प्राइवेटाइजेशन कर दो, जो भी करना हो, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सब कर दो। ऐसे ही सब चल रहा है। तो कल आप लोगों का टेस्ट है, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। कल है आप लोगों का टेस्ट, खूब अच्छे से करिए टेस्ट और नंबर लेके आइए बेस्ट। कारण ये है कि यहाँ पे अगर बेस्ट नंबर नहीं आए तो टेस्ट टेस्ट ही रह जाएगा, और ये टेस्ट वहां पे भी टेस्ट ही रहेगा। टेस्ट को आप मतलब ऐसा करिए कि आपके कंफर्ट जोन में आ जाए। बाकी टेस्ट अगर प्रैक्टिस को अच्छे से करनी है तो टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, ये सलाह है मेरी, कहीं से भी करिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिए। थैंक यू सो मच।